आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स पढ़ने जा रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स इस चैप्टर का नाम है। पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम जो है इसका मतलब क्या है। लिविंग वर्ल्ड ऐसा वर्ड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, रहते हैं, ऐसे वर्ड को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और फिर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन। माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों को अपने नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोकैरियोट, अमीबा एटसेट्रा। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे और अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग क्लास में क्लासिफाई करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैव अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन, फूड इंजेशन, डिफेंस एटसेट्रा। पिछले साल हमने ये पढ़ा था, हमने ये समझा था, हमने ये देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पे पाए जाते हैं वह जियोग्राफिकल रीजन के अनुसार अपने फूड इंजेशन की जो उनकी प्रकृति है, जो उनकी हैबिट है, उसके अनुसार, और जो डिफेंस, अन्य अपने शिकारियों से बचने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके अनुसार उनके अंतर्गत एडॉप्टेशन हुआ है। जैसे हम जियोग्राफिकल रीजन की बात कर रहे हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही कोल्ड जियोग्राफिकल रीजन में रह रहा है, जैसे पोलर बियर है, ठीक है, अगर पोलर बियर बहुत ही कोल्ड रीजन में रह रहा है तो वहां उसको रहने के लिए उसके अंदर जो एडॉप्टेशन हुआ है वह क्या एडॉप्टेशन है कि जो वहां पर उसको सर्वाइव करने में मदद करता है। मसलन उसके जो फर होते हैं, फर बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो उसका चमड़ा होता है बहुत मोटा होता है, जो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है, जिससे हीट का कंडक्शन, जो उसके पोलर बियर के अंदर जो हीट है, उस हीट का कंडक्शन बाहर नहीं जा पाता है और उसकी गर्मी अंदर बनी रहती है और बाहर से ठंडी उसके अंदर नहीं आ पाता है। इसी प्रकार फूड इंजेक्शन के बारे में है। फूड इंजेक्शन के हिसाब से भी एडॉप्टेशन हुआ है। जैसे जो शिकारी पक्षियां होती हैं, उनका जो बीक होता है, उनका जो चोंच होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि वो अपने शिकार को आसानी से चीर फाड़ कर सके। और जो मैमल्स हैं, और जो ब्राउजिंग एनिमल हैं, उनका दांत जो होता है इस प्रकार से होता है कि वो घास को आसानी से काट सके। इस प्रकार का उनमें एडॉप्टेशन हुआ है। और डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के लिए भी एडॉप्टेशन हुआ है। जैसे अगर कोई प्लांट है, उसके अंदर कांटा पाए जाते हैं, थोन पाए जाते हैं, तो थोन जो होता है वो डिफेंस करता है, उस प्लांट का डिफेंस करता है ब्राउजिंग एनिमल से। और जो गिरगिट पाए जाते हैं, उनकी जो बॉडी है वह अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलती रहती है ताकि वो अपने शिकारी से बच जाए। इस प्रकार का उनमें एडॉप्टेशन पाया गया है। While adopting many different stage, while adopting
Many differences are observed in organism of same species too. एक स्पीसीज में भी तमाम तरह तरह के एडॉप्टेशन पाया गया है, ऐसा देखा गया है। According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. 2011 सेंसस के अनुसार हमारे पृथ्वी पर, हमारे प्लेनेट पर, हमारे लिविंग वर्ल्ड में 87 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। लैंड में और सी में दोनों को मिलाकर 87 मिलियन स्पीसीज पाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 87 मिलियन स्पीसीज ही है, इतना स्पीसीज की हमें जानकारी है। To study such a vast number, it is essential to divide them into groups. इतने वास्ट नंबर का स्टडी करने के लिए हमको जरूरी है, हमको इट वॉज इसेंशियल, यह इसेंशियल था कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सुविधा के अनुसार तमाम तरह तरह के ग्रुप में बांटें और उस ग्रुप में उसको रखें। जैसे मान लीजिए, अगर हमें किसी लाइब्रेरी में हजारों बुक्स होते हैं, हमको किसी बुक का स्टडी करना है, तो हम डायरेक्ट बुक की स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ की लाइब्रेरी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, तो अगर कूड़े की तरह इधर उधर फेंका गया है, तो हमको एक किताब खोजने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत डिफिकल्टी होगी। इसलिए 87 मिलियन स्पीसीज का स्टडी करने के लिए एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में हम यानी साइंटिस्ट लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में क्लासिफाई किए हैं। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ग्रुप में भी रखे हैं और सब ग्रुप में भी रखे हैं, क्रिएट किया गया है सेम सिमिलरिटी वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में रखे गए हैं, और डिफरेंट ग्रुप जिस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस है उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जैसे बिल्ली में, शेर में और टाइगर में कुछ सिमिलरिटी है, इसलिए इनकी फैमिली सेम है। फैमिली क्या है? एक ग्रुप है, उनकी फैमिली सेम है। लेकिन कुत्ता में, भेड़िए में डिफरेंसेस है, इसलिए कुत्ता भेड़िए की फैमिली अलग है और शेर की फैमिली और टाइगर बिल्ली की फैमिली अलग है। सिमिलरिटी के आधार पर तमाम ग्रुप बनाए गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म into groups and subgroups are called biological classification. इस पूरे प्रोसेस को अपने सुविधा के अनुसार इस पूरे सिमिलरिटीज को बेस मानते हुए, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को बेस मानते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में डिवाइड करने के इस पूरे प्रोसेस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर 1920 to 1980 was an American ecologist. रॉबर्ट विटेकर जो थे, R.H. विटेकर जो थे, वो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। In 1969 he divided living organism into 5 groups. ठीक है, 1969 में विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उस 5 ग्रुप्स का नाम उन्होंने किंगडम दिया था। यानी उन्होंने पूरे लिविंग सिस्टम को 5 किंगडम में डिवाइड किए थे। और नीचे लिखा हुआ है, फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसीडर फॉलोइंग क्राइटेरिया। इस क्लासिफिकेशन के लिए विटेकर ने कुछ क्राइटेरिया को रखा था। उस क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने
लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहला क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने डिवाइड किया था। पहला क्राइटेरिया है। उसमें आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सेल की स्ट्रक्चर प्रारंभिक था, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल की स्ट्रक्चर बहुत सुव्यवस्थित है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक कहते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है, जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी की स्ट्रक्चर एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है, उन्हें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग। अब तीसरा क्राइटेरिया उन्होंने लिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक। प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी वो अपना भोजन अपने से बना लेते हैं, इसका मतलब ये है। और साथ में कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा है फंजाई। फंजाई जो होते हैं वह सैप्रोफिटिक होते हैं। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफिटिक का मतलब ये होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन जो है वह डेड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, सड़े गले जो लिविंग मैटर है उससे लेते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफिटिक कहते हैं। और फंजाई जो है वो सैप्रोफिटिक होता है, वो अपना भोजन अपने से नहीं बना पाता है। एनिमल्स जो होते हैं वह हेटेरोट्रोफिक एंड इंजेस्टिव होते हैं, यानी हेटेरोट्रोफिक मतलब अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, साथ में इंजेस्टिव होते हैं, यानी वो भोजन को लेते हैं। चौथा क्राइटेरिया उन्होंने बनाया था लाइफ स्टाइल। प्लांट जो होते हैं वह प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि वह सबसे पहले सनलाइट को प्लांट ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उसके थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद एनिमल्स होते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं। एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या किसी प्लांट को खाते हैं, किसी प्रोड्यूसर को खाते हैं। यानी प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है, और कंज्यूमर कौन है? एनिमल्स है। और तीसरा होता है फंजाई डिकम्पोजर होते हैं, यानी वो डिकम्पोज करते हैं। जो डेड डिकेइंग मैटर होता है, चाहे प्लांट डेड हो गया हो, लीफ हो, चाहे एनिमल हो, उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने वाले ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर बोलते हैं, और फंजाई डिकम्पोजर होते हैं। अब पांचवा क्राइटेरिया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का शुरुआत कहाँ से हुआ है, कौन प्रारंभिक है, कौन इनिशियल है, उसके बाद कौन आया है, फिर उससे कौन बना है, फिर उससे कौन बना है, इससे कौन बना है, सबसे सुव्यवस्थित, सबसे विकसित कौन है। इस पूरे क्रम को आपस में, इस पूरे क्रम को व्यवस्थित करना